राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है उसको नोट करते जाइए, बार बार उनको रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत जबरदस्त हो जाए। बच्चों, फिर याद दिलाता हूं, एचएससी कभी भी धमाका कर सकती है, तो एक्टिव हो जाइए, पूरे युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी चलने दीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ हम जो है हरियाणा स्टैटिक जीके भी साथ में करते हैं बच्चों, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर हम जो है हरियाणा स्टैटिक जीके जो है वो भी लगभग कवर कर जाएंगे करंट अफेयर के साथ साथ ही। इसके अलावा जिसने पेड कोर्स के लिए ऑनलाइन हमारा जो ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, अगर वो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकता है बच्चों। केसी ऑनलाइन क्लासेज जो डाउनलोड कर सकता है, और इसमें जो है ऐप में डेमो क्लासेज जो है फ्री है, वो डेमो क्लासेज देख लो, जांचो परखो, उसके बाद एडमिशन लो। और इसमें जो प्रोमो ऑफर है बच्चों, जो वेलकम ऑफर है, वो 18 तारीख तक जो है 18 अक्टूबर तक वो बढ़ा दिया गया है, तो जल्दी कीजिए, जल्दी से अपने एडमिशन लीजिए। इसके अलावा अब ऑफलाइन क्लासेस भी जो बच्चे वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सरकार की तरफ से परमिशन है कि रोटेशन में आप स्टूडेंट्स को बुला सकते हो, तो वो ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ऐप से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो ऐप को डाउनलोड करने में हो या कोई और समस्या आती है या प्रोमो ऑफर से संबंधित कोई भी समस्या है, तो बच्चों आप हमारी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। 9416960333 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सौर पुरस्कारों के लिए भारत के डॉक्टर भीम सिंह वह संयुक्त अरब अमीरात की जो डॉक्टर है आयशा अल नुएमी के नामों की घोषणा की है। तो हरियाणा सौर पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो बच्चों, आप जानते हो कि हरियाणा सौर पुरस्कारों के लिए 2 जो वैज्ञानिक हैं उनका चयन किया गया है। भारत से डॉक्टर भीम सिंह और संयुक्त अरब अमीरात से डॉक्टर आयशा अल नुएमी, इनके नामों की घोषणा की गई है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि हरियाणा जो सौर पुरस्कार हैं वो किसके नाम पर जो हैं वो रखे गए हैं बच्चों? हरियाणा सौर पुरस्कार किसके नाम पे रखे गए हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा है चौधरी देवीलाल के नाम पे, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, और चौथा है बच्चों सूरदास के नाम पे। तो बच्चों ये रखा गया कल्पना चावला के नाम पर, ठीक है। कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए बच्चों ये जो पुरस्कार हैं, जो हरियाणा सौर पुरस्कार हैं, वो किन के नाम पे रखे गए हैं? कल्पना चावला के नाम पे रखे गए हैं। और इसमें क्या किया हरियाणा सरकार ने? एक मुश्त 10 करोड़ रुपए की राशि दी है। एक मुश्त जो है वन टाइम 10 करोड़ रुपए की राशि जो संस्थान को पहले से ही दे रखी है, और उसका जो सालाना ब्याज होगा ना बच्चों, वो 2 वैज्ञानिकों को पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा हर साल। हरियाणा सरकार ने संस्थान को 10 करोड़ रुपए एडवांस में ही दे रखे हैं, और उनका जो सालाना ब्याज होगा, हर साल जितना ब्याज आएगा, वो 2 वैज्ञानिकों को जो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो ये कल्पना चावला के नाम पे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा कल्पना चावला के नाम पे एक और अवार्ड हरियाणा सरकार देती है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए कल्पना चावला के नाम पे और कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तब तक हम बात कर ले चौधरी देवीलाल। बच्चों, चौधरी देवीलाल के नाम पर भी एक अवार्ड दिया जाता है। ये हमारा जो प्रदेश का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। हरियाणा का जो सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो कृषि से संबंधित पुरस्कार है, वो किनके नाम पे बच्चों? वो है चौधरी देवीलाल के नाम पर। किसके नाम पे? चौधरी देवीलाल के नाम पे रखा गया बच्चों। और इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि जो दी जाती है, कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए की। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें
तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे भी जो है हरियाणा सरकार पुरस्कार देती है, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान के नाम से। यह किनको दिया जाता है? यह महिलाओं को दिया जाता है, और उन महिलाओं को दिया जाता है बच्चों जो है जीवन भर खेलों में अपना योगदान देती हैं। जीवन भर जो अपने खेलों में जो अपना योगदान देती हैं, उन महिलाओं को जो है वो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से नवाजा जाता है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। कितनी? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है बच्चों। इसके अलावा यह तो हुआ जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिलाओं के लिए। जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाता रानी लक्ष्मीबाई सम्मान 2 लाख की राशि। अगर हम बात करें बच्चों जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुषों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले जो पुरुष हैं बच्चों, उनको कौन सा सम्मान दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार? कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको यह बता रहा था कि कल्पना चावला के नाम पे एक अवार्ड और देती है हमारी सरकार। वो कौन सा अवार्ड है? वो है बच्चों कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। आपको ध्यान होगा, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, ठीक है। यह साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है, महिलाओं को साहसिक कार्यों के लिए। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है बच्चों, उस दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, यह आप कमेंट करके बताइए। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के तहत कितने रुपए की राशि जो है वो दी जाती है? तो यह 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर हम बात करें 2020 का जो सम्मान है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया मनीषा पायल को। किसको? मनीषा पायल। कहां से संबंध रखती है? तो ये फतेहाबाद से, पिंक सिटी से संबंध रखती है बच्चों। पहले करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किससे संबंध इनका? पर्वतारोही हैं, ये पर्वतारोहण से संबंध रखती हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सौर पुरस्कारों के लिए 2 वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की है। भारत के डॉक्टर भीम सिंह और संयुक्त अरब अमीरात के हैं डॉक्टर आयशा अलुनियमी, इनके नामों की घोषणा की गई है। तो कहता हरियाणा जो सौर पुरस्कार देता है बच्चों, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है ये, वो किसके नाम पे रखा गया है? कल्पना चावला जो है वो सौर पुरस्कार है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है बच्चों? ये ब्याज पे डिपेंड करती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संस्थान को जो है एक मुश्त 10 करोड़ रुपए की राशि दे दी है। और उसका जो सालाना ब्याज होता है, उस ब्याज से जो है वो 2 वैज्ञानिकों को जो है प्रतिवर्ष क्या ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों कि कल्पना चावला के नाम पे एक और अवार्ड है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। यह साहसिक कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि जो दी जाती है। और अब की बार का जो पुरस्कार 2020 का कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसको गया? मनीषा पायल। कहां से? पिंक सिटी फतेहाबाद से। चौधरी देवीलाल के नाम पे कृषि पुरस्कार है, जो हमारे हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और रानी लक्ष्मीबाई बच्चों, ये जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मैंने आपसे यह भी पूछा था कि जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुषों को कौन सा? यह हमारी एक स्पेशल वीडियो थी बच्चों, आपको ध्यान हो 2020 में जो खेल पुरस्कार हैं उनकी, उसमें बात हमने जिक्र किया था महाराणा प्रताप के नाम पे बच्चों। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है, इसके तहत भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरुषों के लिए जो जीवन भर खेलों में योगदान देते हैं। अगर हम बात करें बच्चों सूरदास, महाकवि सूरदास के नाम से आप सभी परिचित हो बच्चों, जो हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के सूर्य कौन कहलाते हैं बच्चों? सूरदास। सूर सूर तुलसी शशि, आपने पढ़ा होगा, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, बाकी कवि सब खद्योत्सम जह तह करे प्रकाश। कि हिंदी साहित्य में सूरदास जो सूर्य के समान है, हिंदी साहित्य का सूर्य कहलाते हैं। जो तुलसीदास हैं वो शशि यानी कि चंद्रमा के समान है। और जो केशवदास है उडुगन तारे के समान है। और बाकी जो कवि हैं सब खद्योत्सम, खद्योत होता जुगनू बच्चों, बाकी जुगनू के समान है जहां तह करे प्रकाश, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव से संबंध रखते हैं कौन? सूरदास।
बच्चों सिही गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं। साहित्यकारों का आराध्य स्थल जो है वो कहां है? सिही गांव, जो इनका जन्म स्थान है। इसके अलावा यह भी कह सकते हैं साहित्यकारों का कुंभ कहां लगता है? साहित्यकारों का कुंभ इनके जन्म स्थल यानी कि सिही गांव में लगता है बच्चों। ठीक है, किसके समकालीन थे? एचएससी बहुत क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ती है, पूछती इनके बारे में बहुत ज्यादा। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। जन्म से अंधे थे, श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। ठीक है, अपनी रचनाएं कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रसिद्ध रचना जो है वो इनकी सूर सागर, इसके अलावा बच्चों सूर सारावली, इसके अलावा साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कहते अपने जीवन काल में इन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा पदों की रचना की, लेकिन वर्तमान में मुश्किल से 18 से 20 हजार पद ही जो है वो उपलब्ध हो पाए हैं। इनके संगीत के जो गुरु थे, संगीत की शिक्षा संत हरिदास, कोई हरिदासी नाम के व्यक्ति थे, उनसे ली। और इनके जो दार्शनिक गुरु थे बच्चों वो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो इनके नाम पे भी हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है बच्चों, महाकवि सूर सम्मान। इनके नाम पे कौन अवार्ड देता है? जो हरियाणा साहित्य अकादमी है। कौन सा अवार्ड? महाकवि सूर सम्मान। ठीक है, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की। पहले इसका नाम सूर पुरस्कार था, फिर 2006 में इसका जो नाम बदल के सूर सम्मान जो है वो कर दिया गया। तो बच्चों पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये आगे चलिए। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार स्वरूप 24,40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो सौर पुरस्कार है बच्चों। यहां एक और चीज कमेंट करके आप मेरे को बताओ कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहो, संगठन कहो, उसका मुख्यालय कहां है? ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जो है कितने राशि देती है? 24,40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। नई दिल्ली में हरियाणा भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3य सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे हमारे सीएम श्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की चिरस्थायी स्मृति में कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार जो है वो स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए आविष्कार करने वाले विज्ञानियों को पुरस्कृत करने के लिए आईएसए को एक मुश्त 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वन टाइम 10 करोड़ रुपए उनको दिए गए बच्चों। इस राशि के सालाना ब्याज की राशि प्रति वर्ष कल्पना चावला हरियाणा सौर ऊर्जा अवार्ड के रूप में 2 विज्ञानियों को दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन जो है उसका मुख्यालय कहां है? तो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां है बच्चों? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निम्न में से किसे मनरेगा के तहत ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं? बच्चों हमारे डिप्टी सीएम वर्तमान में 14 विधानसभा में कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे डिप्टी सीएम हैं, सबसे युवा डिप्टी सीएम हैं। ठीक है, और इस विधानसभा में अगर हम बात करें तो सबसे युवा विधायक भी यही हैं, सबसे युवा मंत्री भी यही हैं बच्चों। और पिछली जो लोकसभा थी उसमें सबसे युवा सांसद भी दुष्यंत चौटाला थे, उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मनरेगा के तहत ठीक करवाने के निर्देश किसे दिए? स्कूलों की 4 दीवारी को, अप्रोच रोड को, या खेल के मैदानों को, या उपयुक्त सभी? तो इन सभी को बच्चों मनरेगा के तहत कहा कि स्कूल की 4 दीवारी अगर आदि की मरम्मत करवानी है, ठीक करवानी है, या कोई अप्रोच रोड जो है वो बनवाना है, या खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जो है मिट्टी आदि डलवानी है, उसको ठीक करवाना है, या स्कूलों में जो प्रार्थना सभा जो स्थल होता है उसको ठीक करवाना है। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो सारे किसके तहत करवाए जाए? मनरेगा के तहत करवाए जाएं। ये निर्देश हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने दिया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी मनरेगा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कब हुई? पहले भी मैं बता चुका हूं वीडियो में, हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कब हुई। तो हरियाणा में मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 2006 में हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। आप लोगों को ध्यान होगा कि
सिरसा और महेंद्रगढ़ दो डिस्ट्रिक्टों में, सिरसा व महेंद्रगढ़ दो डिस्ट्रिक्टों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2006 में जो है लागू किया गया था। फिर 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में पूरे प्रदेश में लागू हो गई थी। 2008 में पूरे प्रदेश में जो है वो लागू हुई थी अप्रैल 2008 में। 2006 में जो है वो सिर्फ सिरसा और महेंद्रगढ़ दो जिलों में लागू की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। उसके बाद अप्रैल 2008 में पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। और वर्तमान में हरियाणा मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो प्रतिदिन जो दिहाड़ी दी जाती है बच्चों, उसमें देश में पहले स्थान पर है। किस स्थान पर? पहले स्थान पे है। तो कितनी मनरेगा के तहत जो मजदूरी हरियाणा में दी जाती है? तो वो दी जाती है बच्चों 309 रुपए प्रतिदिन। 309 रुपए जो है वो मजदूरी दी जाती है। और इस मामले में हरियाणा जो है वो पूरे देश में पहले नंबर पे है। मनरेगा के तहत जो प्रतिदिन जो न्यूनतम दिहाड़ी दी जाती है उसमें हरियाणा जो है देश में अव्वल है। 309 रुपए दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें मनरेगा की, मनरेगा को 2005 में शुरू किया गया था बच्चों, नरेगा के नाम से। किसके नाम से? नरेगा के नाम से 2005 में शुरू हुई थी ये योजना। और फिर 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी जयंती होती है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पे जो है कर दिया गया, ठीक है। 2005 में शुरू की गई, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा जो है वो इसका नाम कर दिया गया बच्चों, ठीक है। और 100 दिन जो है काम की गारंटी देती है कि साल में जो 100 दिन जो है वो काम दिया जाएगा इसके तहत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में आवश्यकता के अनुसार सरकारी स्कूलों की चारदीवारी, अप्रोच रोड, खेल के मैदान व सुबह की जो प्रार्थना सभा के स्थान को मनरेगा के तहत जो है ठीक करवाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत कार्य देने का प्रयास किया है। पहली बार मनरेगा के तहत जहां गांव में जल घरों की सफाई करवाई जा रही है, वहीं गरीब लोगों के पशुओं के शेड और बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों मनरेगा के तहत ये काम भी दिए गए हैं, गांव के जल घरों की सफाई मनरेगा के तहत हो रही है। इसके अलावा जो गरीब लोग उनके पशुओं के शेड जो मनरेगा के तहत, और बायोगैस प्लांट जो है वो भी मनरेगा के तहत जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अब इसमें जो स्कूल की चारदीवारी है, या अप्रोच रोड की मरम्मत आदि करवानी है, या खेल मैदान जो ठीक करवाना, उसमें जो मिट्टी आदि डलवानी है, या जो स्कूल में जो प्ले ग्राउंड होता है, जो प्रार्थना सभा जो स्थल है उसको ठीक करवाना, ये भी अब किसके अंडर में है? मनरेगा के तहत जो इनकी मरम्मत आदि करवाई जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, प्रदेश सरकार प्रति एकड़ कितनी पराली खरीदेगी? बच्चों लगभग हर दिन हम इसका जिक्र करते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन की जो धान की पराली है वो ना जलाई जाए। उससे जो है क्या है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो वो कम होती है। अगर वो मिट्टी में दबा दी जाएगी तो उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति 15 से 20% बढ़ जाती है, फसल ज्यादा उत्पन्न होगी। दूसरा, बार बार किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो प्रदूषण बढ़ता है। अब सर्दियों के टाइम में जो खास करके दिल्ली में जो कोहरे की स्थिति होती है उसके लिए किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन बच्चों एक ताजा सर्वे हुआ है, ताजा सर्वे हुआ बच्चों, उसके अनुसार दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके लिए किसान सिर्फ 1% जिम्मेदार हैं, सिर्फ 1%। बाकी जो दिल्ली का प्रदूषण हो रहा है वो दिल्ली के खुद के जो स्रोत हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है उनके कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी बार बार किसानों को नसीहत दी जाती है। तो बच्चों सरकार बिल्कुल गलत करती है। 1% ही उसमें योगदान है किसानों का। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं बच्चों किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए, उनको इसमें नुकसान है। जलेंगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होगी जिससे उसको ज्यादा उर्वरक डालनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, भूमि खराब होगी, उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अगर उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा अवशेषों को तो उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, 15 से 20% उत्पादन क्षमता जो उसकी भूमि की बढ़ जाएगी, ठीक है। और सरकार समय समय पे जो है इसके लिए स्कीम लेकर आई है बच्चों, जो मशीनरी इससे संबंधित फसल अवशेष प्रबंधन से
वो क्या है, सब्सिडी पे दी जा रही है। उसके लिए 1500 हायरिंग सेंटर खोलने की सरकार ने घोषणा की थी। पहले 800 से अधिक जो है पहले वर्तमान में हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा अभी 13-14 अक्टूबर को जो कृषि मेला था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, तो उसका भी थीम क्या था, फसल अवशेष प्रबंधन। फसल अवशेष प्रबंधन उसका थीम था बच्चों। और अब जो प्रदेश सरकार भाई किसान पराली ना जलाएं, उसके तहत जो किसानों की पराली खरीदेगी, क्योंकि इससे गत्ता बनता है, इससे बायोगैस बनती है बच्चों। ठीक है, बायोगैस गत्ता आदि जो है वो इससे बनाए जाते हैं। तो ये खरीदेगी 20 क्विंटल प्रति एकड़, 20 क्विंटल ही खरीदेगी बच्चों। ठीक है, हालांकि 20 क्विंटल से ज्यादा जो है वो पराली होती है, लेकिन प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया है। और कल भी हमने पढ़ा था कि 50 रुपए क्विंटल जो है वो सरकार इसके लिए किसानों को देगी। किसानों की एक्स्ट्रा आमदनी होगी। क्या होगी? किसानों की एक्स्ट्रा आमदनी होगी बच्चों। ठीक है, और बात करें प्रदूषण की बच्चों, प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 5 जिलों में वेरी पुअर की स्थिति में पहुंच गया प्रदूषण हमारे राज्य में, 5 डिस्ट्रिक्ट में, जबकि 11 जिलों में पुअर की श्रेणी में रहा। हिसार, पानीपत, जींद, चरखी दादरी, पानीपत में AQI 300 के पार आंका जा रहा है। 300 के पार। केवल एकमात्र मेवात ऐसा है जिसमें AQI 109 आंका गया है। मेवात की स्थिति ठीक है कुछ, बाकी जो है प्रदूषण में बहुत ऊपर पहुंच गया बच्चों। कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के चालानों में तेजी बरती है। अब तक 7 किसानों के चालान किए जा चुके हैं। इन पर 5.38 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया बच्चों। ठीक है, और अब किसानों को प्रति एकड़, प्रति क्विंटल जो 50 रुपए पराली के देने का सरकार ने निर्णय लिया, और 1 एकड़ में 20 क्विंटल की राशि यानी कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए किसान को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों का कहना कि अब नए जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं बच्चों, प्रदूषण बढ़ने से उनको दिक्कत हो सकती है और कोरोना के केस भी इससे बढ़ सकते हैं। और आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है बच्चों, जिसपे हम बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दिवाली हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार है, तो अब की बार कोशिश कीजिए जो आतिशबाजी या पटाखे जो हैं उनका प्रयोग ना करें, इससे पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में कब तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। स्मार्ट मीटर लगाने की जो बच्चों वो शुरू हो चुकी हमारे हरियाणा में। इसके लिए जो एक MOU साइन हुआ था, कब MOU साइन किया गया था जो है वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि प्रदेश में कितने 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, कब तक 10 लाख लगाएंगे, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इसके लिए MOU जो साइन हुआ था वो कब साइन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, कमेंट करके बताना है बच्चों। अगर हम बात करें तो पहले यह टारगेट दिया गया था 31 मार्च 2021 तक। कब तक दिया गया था? 31 मार्च 2021 तक जो है वो ये टारगेट दिया गया था बच्चों। लेकिन कोरोना के चलते जो है थोड़ी सी जो इसकी समावधि बढ़ा दी। अब कब तक ये लगाए जाने थे 10 लाख? 30 जून 2021 तक। कब तक का टारगेट है? 30 जून 2021 तक 10 लाख स्मार्ट मीटर जो प्रदेश में लगाए जाने हैं। और बच्चों ये जो योजना है इसके तहत MOU जो 11 जुलाई 2018 को साइन हुआ था। 11 जुलाई 2018 को इसके लिए MOU जो है वो साइन हुआ था और 31 मार्च 2021 तक का टारगेट था 10 लाख स्मार्ट मीटर का। लेकिन अब जो वो अवधि बढ़ा दी 30 जून 2021 तक। लेकिन अब भी मुश्किल है बच्चों इतने स्मार्ट मीटर जो है लगाए जाना। तो बच्चों पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि हमारे विद्युत मंत्री कौन हैं, हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कौन हैं। कई बार हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोज में। ठीक है, तो हमारे बिजली मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह, जो चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं। श्री रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं बच्चों। रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने सरकार में समर्थन बीजेपी सरकार को दिया। तो फिलहाल जो 14वीं विधानसभा की अगर हम बात करें
तो सबसे उम्र दराज जो मंत्री यही है, सबसे बड़ी उम्र के जो हैं वो कौन है, वो है श्री रणजीत सिंह। और सबसे छोटी उम्र के मंत्री हैं इनके जो पोते हैं श्री दुष्यंत चौटाला। तो बच्चों ये चौटाला गांव से आते हैं, इनकी पृष्ठभूमि भी चौटाला की है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था, इस विधानसभा में चौटाला जो गांव है उसने 5 विधायक दिए हैं। कितने विधायक दिए हैं? 5 विधायक कहां से आए बच्चों? वो चौटाला गांव से आए हैं 14वीं विधानसभा में। तो बिजली मंत्री भी यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जेल मंत्री भी कौन है? श्री रणजीत सिंह है। इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी कौन है? श्री रणजीत सिंह है बच्चों। तो ये स्मार्ट मीटर है बच्चों, जो कि जैसे आपका मोबाइल है यूं रिचार्ज होंगे, जो जितना रिचार्ज करवाएगा उतनी बिजली वो पालेगा। अगर किसी को कम चाहिए कम रिचार्ज करवा लो, ज्यादा चाहिए ज्यादा रिचार्ज करवा लो, आपके जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल फोन है, उनकी तरह रिचार्ज होंगे। सूत्रों का कहना, कंपनी ने इंडोनेशिया से स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर किए। कहां से? इंडोनेशिया से स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर किए, परंतु उनमें 30% चाइनीज होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ा। उनमें 30% जो मीटर थे वो चाइनीज थे बच्चों। और आप जानते हो आजकल जो है वो चाइना के साथ हमारे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हर तरह के जो चाइनीज प्रोडक्ट है उस पे जो है वो रोक लगाई जा रही है। लेकिन अधिकारियों का तर्क है कंपनी ने इंडोनेशिया से मीटर के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन वह हुआ नहीं। प्रदेश में जीनस कंपनी के मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर लगाने की गति कम होने पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद बिजली निगम के अधिकारियों ने अगले साल जून तक मीटर लगाने के लक्ष्य जो है उसको सामने रखा था, लेकिन लक्ष्य के अनुसार 50% मीटर अभी कम लगे हैं। जो टारगेट के हिसाब से मैं बता रहा था पूरे होने मुश्किल है, अभी तो 50% मीटर जो है कम लगे हैं। सितंबर तक अगर हम बात करें 1,04,933 स्मार्ट मीटर घरों में लगा दिए जाएंगे, लेकिन सितंबर तक जो है वो 55,217 मीटर ही लग पाए हैं। कितना टारगेट था सितंबर तक? 1,04,933, लेकिन कितने लग पाए? 55,217। तो बच्चों प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इनमें से सितंबर तक 2,01,31 स्मार्ट मीटर जो है वो लगे हैं, 2,01,31। ठीक है। और अब जो करार क्या था, 31 मार्च 2021 तक का 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य था, परंतु कोविड-19 की वजह से समय बढ़ा के 30 जून 2021 तक किया गया, परंतु अभी तक ये गति नहीं पकड़ पाया है। तो अब क्या कहते हैं कि 11 जुलाई जो हमने अभी पढ़ा था, 11 जुलाई 2018 को इसके लिए निगम का EESL के साथ जो है वो MOU जो है वो हुआ था। बच्चों प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर का 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 10 लाख स्मार्ट मीटर का 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें से 780 करोड़ की अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार देगी और 820 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। 10 लाख मीटर के अलावा सरकार की 20 लाख और ऐसे मीटर लगाने की भविष्य में योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्थान के निदेशक की कोरोना से मौत हो गई है? बच्चों क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस संस्थान के निदेशक की कोरोना से मौत हो गई है? तो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें PGI रोहतक, PGI रोहतक से आप सभी परिचित हो बच्चों। PGI रोहतक की अगर हम बात करें बच्चों, तो कब PGI रोहतक की स्थापना की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी एक मेडिकल कॉलेज के रूप में। 1960 में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में PGI रोहतक की स्थापना हुई थी, और उस टाइम जो है एडमिशन दिया गया था बच्चों को पटियाला मेडिकल कॉलेज में, और फिर 1963 में यहां स्थानांतरित किए गए थे। फिर उसके बाद जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कब? 2008 में। 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो बच्चों पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हमारे पहले CM है हरियाणा के, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। यह क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है, और यह भी पूछती है बहुत बार कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो बेरी विधानसभा क्षेत्र से आते थे बच्चों। इसके अगर VC की बात करें हम, तो इनके VC जो है OP कालड़ा हैं। और अगर बात करें इसके जो निदेशक हैं बच्चों, निदेशक जो हैं वो हैं R
के यादव, आर के यादव यानी कि रोहतास कुमार यादव जो हैं वो इनके निदेशक हैं। कहां से? रेवाड़ी से हैं ये। और ये जो संस्थान है बच्चों 350 एकड़ में है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 350 एकड़ में। 1960 में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और हमारे जो पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे इनका जो है नाम रखा गया। इसके वर्तमान में VCOP कालड़ा है, निदेशक हैं रोहतास कुमार यादव, रेवाड़ी से। 350 एकड़ में फैला हुआ बच्चों। अगर हम बात करें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, ये अग्रोहा में है बच्चों। कहां है? अग्रोहा। अग्रोहा कहां है? हिसार। अग्रोहा जो वो अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र है। अग्रवाल समाज की उत्पत्ति जो है बच्चों यहीं से मानी जाती है। यहां महाराजा अग्रसेन राज्य करते थे, उन्हीं के नाम पे इस मेडिकल कॉलेज का जो है वो नाम रखा गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पे इसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज रखा गया है। तो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, अग्रोहा में जो है प्रसिद्ध मंदिर है शीला दे या शीला माता का जो मंदिर है वो कहां है? अग्रोहा में। और शीतला माता का मंदिर कहां है बच्चों? शीतला माता का गुरुग्राम में। गुड़गांव कह लो या गुरुग्राम कह लो, वहां किसका है? शीतला माता का। ठीक है। और अगर हम बात करें कब ये बना, 1994 में बना था बच्चों, जो हरियाणा के स्टील किंग कहलाते हैं या मैन ऑफ किंग। ठीक है, मैन ऑफ किंग या स्टील किंग जो कहलाते हैं बच्चों, ओम प्रकाश जिंदल जो हिसार से संबंध रखते हैं, उन्होंने इसका निर्माण जो वो करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें घनश्याम गोयल, उनके साथ थे, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो सावित्री जिंदल, उनकी जो पत्नी है बच्चों सावित्री जिंदल जो है वो इनकी क्या है? अध्यक्षा है वर्तमान में। और निदेशक कौन है इनके? तो इनके निदेशक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये करनाल में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां है बच्चों? करनाल में। आप जानते हो कब इसकी स्थापना हुई थी? 2017 में। कब हुई थी? 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अध्यक्ष अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के। और अगर हम बात करें इसके निदेशक की तो डॉक्टर JC दुराजा, डॉक्टर JC दुराजा वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस संस्थान के निदेशक की कोरोना से मौत हो गई है? तो बच्चों वो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के जो निदेशक है अग्रोहा के, उनकी कोरोना से मौत हो गई है। 55 साल के थे ये, 52 साल के। अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर कौन? गोपाल सिंघल, 52 वर्ष उम्र थी कि 14 अक्टूबर देर शाम कोरोना से मौत हो गई। गंगानगर राजस्थान से संबंध रखते थे ये। 1989 से वह अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बतौर सर्जन जो है वो सेवाएं दे रहे थे। 2014 में उन्हें निदेशक बनाया गया था। और अब 52 वर्ष की उम्र में 2000 अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की, तो देर शाम जो है उनकी कोरोना से मौत हो गई। उन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते जो है ये हैं बच्चों जो निदेशक की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गोपाल सिंघल। सांस लेने में तकलीफ के बाद जिंदल अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद 2 कोरोना टेस्ट करवाए गए, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो डॉक्टर गोपाल सिंघल जो कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के क्या थे? निदेशक। किससे मौत हुई है? कोरोना से। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली स्थित इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जानते हो हिसार में है, और लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए डेमो कृषक बने सूरजभान किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों बड़े प्रगतिशील जो किसान है सूरजभान, बड़े प्रगतिशील किसान हैं। और अगर हम बात करें फसल अवशेष प्रबंधन भी बहुत अच्छा करते हैं ये। और ये जो हम बात बता रहे कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली स्थित इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, HAU हिसार और लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने किसका काम किया? डेमो कृषक का जो काम किया है। तो वो किस जिले से संबंध रखते हैं ये हमें बताना था।
तो ये पिंक सिटी से बच्चों, पिंक सिटी फतेहाबाद, ठीक है। कब जिला बना था? 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 1997 को जो है यह जिला बना था बच्चों। उसी दिन एक जिला और बना था, झज्जर। क्षेत्रफल की बात करें तो 3538 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है ऑफिशियल साइट के अनुसार। वर्तमान में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जिला है सिरसा, क्षेत्रफल के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर। हिसार का है बच्चों 3983 वर्ग किलोमीटर, और जींद जो है इसका है 2702 वर्ग किलोमीटर, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। तो हम बात करें फतेहाबाद की, 15 जुलाई 1997 को इसकी को जिला बनाया गया। पहले हिसार का एक भाग होता था। वर्तमान में 2583 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बच्चों ऑफिशियल साइट के अनुसार। इसके अलावा फतेहाबाद जो है उसकी कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध, उन पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। चिल्ली झील बच्चों, चिल्ली झील कहां है? फतेहाबाद में। वैसे तो फतेहाबाद पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा विकसित नहीं है बच्चों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पिंक सिटी कहलाता है हरियाणा का, ठीक है, चिल्ली झील। इसके अलावा अगर हम बात करें मीर शाह की मजार, मीर शाह की मजार कहां है? फतेहाबाद में। और इस मीर शाह की मजार के प्रांगण में, उसके आंगन में हुमायूं जो है उसका अभिलेख है। हुमायूं का अभिलेख स्थित है कहां? मीर शाह की मजार में। मीर शाह की मजार कहां है बच्चों? फतेहाबाद में। फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था बच्चों 1352 में। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस शहर को बसाया था, और अपने पुत्र फरीद खान के नाम पर जो है इसका नाम फतेहाबाद जो है वो रखा था। सॉरी, फतेह खान, फरीद खान नहीं, फतेह खान के नाम पर, अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा था? फतेहाबाद रखा था बच्चों। इसके अलावा लाट की मस्जिद है यहां। लाट की मस्जिद आपने पढ़ा होगा, हिसार में भी है। हिसार में कहां है? गुजरी महल में के अंदर जो स्थित है लाट की मस्जिद। फतेहाबाद में भी है लाट की मस्जिद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हुमायूं की मस्जिद जो है वो भी कहां है बच्चों? फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद भी कहां है? फतेहाबाद में। इसका एक प्रसिद्ध शहर है टोहाना। कौन सा शहर है? टोहाना, जिसे नदियों का, सॉरी नहरों का शहर कहते हैं। नहरों का शहर हरियाणा में कौन सा कहलाता है? टोहाना कहलाता है बच्चों, ठीक है। यहां टोहाना का एक प्रसिद्ध किला भी है, जैसे हांसीवाड़ा प्रसिद्ध है उसी प्रकार टोहाना का किला भी। कहते हैं टोहाना पे 38 बार आक्रमण हुए थे। टोहाने के उस किले पे 38 बार आक्रमण हुए थे, और हवेनसांग जो चीनी यात्री था उसने भी इस नगर की जो है काफी प्रशंसा की है। हवेनसांग ने भी काफी प्रशंसा की है। इसके अलावा इसका मुख्य जो रेलवे स्टेशन है, एचएससी ने पूछा था, मुख्य रेलवे स्टेशन जो है फतेहाबाद का वो जाखड़ है। कौन सा है? जाखड़। अगर हम बात करें पुरातत्व स्थल की, तो पुरातत्व स्थल में कुणाल का टीला है बच्चों। इसके अलावा बनावली, कुणाल का टीला और बनावली जो है ये कहां के? फतेहाबाद के प्रमुख क्या हैं? पुरातत्व स्थल हैं। तो बच्चों ये, अगर एक चीज और खास बात है, दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा हरियाणा में लिंगानुपात है बच्चों 9 का 907। तो दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है फतेहाबाद का है। दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद का कितना? 902, मतलब 902,000 बालकों के पीछे 902 बालिकाएं हैं, ठीक है। तो बच्चों हम बात करें तो फतेहाबाद की, हरियाणा का पिंक सिटी है। 15 जुलाई 1997 को जो है हिसार से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 2538 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। यहां मुख्य पर्यटन स्थल जो है चिल्ली झील है, मीर शाह की मजार, और मीर शाह की मजार के प्रांगण में लगा हुमायूं का अभिलेख। लाट की मस्जिद है, हुमायूं की मस्जिद है। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे इसका नाम जो है वो फतेहाबाद रखा था, ठीक है। इसका एक शहर है टोहाना, जिसे नहरों का शहर कहते हैं। यहां टोहाना का किला भी है जिसपे 38 बार आक्रमण हुए थे, और हवेनसांग ने जो है इस शहर की काफी प्रशंसा की है। और फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन जो है वो जाखड़ है बच्चों। कौन सा? जाखड़। दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, पहले नंबर पे हमारे प्रदेश में कौन है? 907, और दूसरे नंबर पे फतेहाबाद है 902 बच्चों। इसके अलावा आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था
प्रदेश की पहली नाभिकीय परियोजना, हरियाणा की पहली नाभिकीय परियोजना जो है वो फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, जिसको गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र कहते हैं, गोरखपुर अणु परियोजना जो है वो कहलाती है। वो कहां है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। प्रदेश की पहली अणु परियोजना या पहली नाभिकीय परियोजना कहां है बच्चों? फतेहाबाद में। गोरखपुर, काजलहेड़ी और कुम्हारिया जो है, इन 3 गांवों की उसमें जमीन आई है। सबसे ज्यादा गोरखपुर की आई है बच्चों। पहले इसका नाम कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र था, लेकिन बाद में गोरखपुर गांव के लोगों के द्वारा जो है इस पे ऑब्जेक्शन करने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो गोरखपुर की इस प्लांट में आई है, तो इसका नाम जो गोरखपुर परमाणु संयंत्र कर दिया। तो कहीं आपको कुम्हारिया परमाणु संयंत्र मिले तब भी ध्यान रखना बच्चों, एक ही है, चाहे गोरखपुर के नाम से हो चाहे कुम्हारिया के नाम से हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये जो प्रगतिशील किसान है कौन? सूरज भान, उनके लिए जो है ये चीजें आप डिटेल से पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, केसी पब्लिकेशंस के नाम से, और जो है कृष्णिया क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है बच्चों। इसमें पीडीएफ आपको मिलेगी और इसमें क्विज होती है। और बच्चों फिर मैं आपको कह रहा हूं जल्दी हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीडी किसान के किसान प्रश्न मंच के लिए सूरज भान दूत का काम कर रहे हैं, यह भी ध्यान रखना। जो डीडी किसान है चैनल, उसके किसान प्रश्न मंच के लिए सूरज भान जो है वो दूत का काम कर रहे हैं। और कई जो संस्थान अभी हमने पढ़े थे उनके लिए डेमो कृषक का काम भी उन्होंने किया है बच्चों। और इसके अलावा करीब 55 एकड़ में ये जो है फसल उगाने वाले प्रगतिशील सोच के सूरज का तेज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक जा पहुंचा। 2018 में हिमाचल के राज्यपाल ने राज्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। 2018 में हिमाचल के राज्यपाल ने सूरज भान को जो है वो किससे सम्मानित किया था? राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था बच्चों। इसके बाद अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन, हरियाणा देश का कौन सा राज्य है जहां प्रत्येक 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा? हरियाणा देश का कौन सा राज्य है जहां प्रत्येक 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा? तो यह बच्चों हरियाणा पहला राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी ध्यान दे रहा है हरियाणा बच्चों। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप जानते हो हरियाणा नंबर 1 है देश में। तो इस मामले में भी हर 15 किलोमीटर के एरिया में एक कॉलेज होगा। यह घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने की थी कि हर 15 किलोमीटर पे जो है वो एक कॉलेज होगा, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को जो है दूर दराज से कॉलेजों में जाने में दिक्कत होती है। तो आप जानते हैं हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बच्चों श्री कंवरपाल गुर्जर। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं जगाधरी से। इसके अलावा ये हमारे वन एवं वन्य प्राणी मंत्री हैं। पर्यटन मंत्री भी यही है। कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी श्री कंवरपाल गुर्जर हैं। इसके अलावा बच्चों जो 14वीं विधानसभा है इसमें संसदीय कार्य मंत्री भी कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। 14वीं विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? वो है श्री कंवरपाल गुर्जर। पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों। तो यहां एक चीज और पूछना चाहूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री की अगर हम बात करें बच्चों तो वो कौन थे? वो थे जिन्हें ताऊ के नाम से उपनाम से जानते हैं, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, गरीबों का मसीहा। जो गरीबों का मसीहा अगर हम बात करें, किसानों का मसीहा जिन्हें कहा जाता है, जिनका प्रमुख कथन क्या था? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का प्रमुख कथन था लोक राज लोक लाज से चलता है। और हरियाणा के निर्माण में विशेष योगदान था उनका, सबसे ज्यादा योगदान था हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवीलाल का। ठीक है बच्चों, हरियाणा के जो है 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। सिरसा डिस्ट्रिक्ट से चौटाला गांव से बच्चों। चौटाला गांव ने बच्चों हमारे प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिता चौधरी देवीलाल। इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री दिया है श्री दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री दिया है
चौधरी देवीलाल के रूप में। तो इनका प्रसिद्ध कथन था बच्चों, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो प्रथम संसदीय मंत्री कौन थे हरियाणा के? चौधरी देवीलाल। तो बच्चों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों, महाविद्यालय कॉलेज को कहते हैं बच्चों, महाविद्यालय किसे कहते हैं? कॉलेज को, की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। तो प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या कितनी हो गई है? 170। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा प्रदेश में गत 5 वर्षों में 97 नए कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 5 वर्षों में कितने नए कॉलेज खोले गए हैं? 97 बच्चों, ध्यान रखना। जबकि पिछले 48 वर्षों में केवल 75 कॉलेज ही खोले गए थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो 48 सालों में केवल 75 कॉलेज ही खोले गए थे, पिछले 5 सालों में 97 नए कॉलेज खोले गए हैं। और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज है। तो कॉलेजों की संख्या 170 हो गई हरियाणा में। शिक्षा मंत्री ने कहा संयोग की बात है कि हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है। इसमें वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% जो है वो करना इसका उद्देश्य है बच्चों 2030 तक। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चों, हाल ही में हरियाणवी पृष्ठभूमि पर कौन सी बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है? हरियाणवी पृष्ठभूमि पर कौन सी बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है? बच्चों अगर हम बात करें, आपको अगर ध्यान हो तो पहले भी हमारी हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं, काफी फिल्में हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी हैं। उनमें से कुछ एक के नाम आपको ध्यान होंगे। NH10, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है, ऑप्शन में देती है कि इनमें से कौन सी फिल्म जो हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित है, हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सी फिल्म है? तो मैं आपको बताता हूं, NH10 हरियाणवी पृष्ठभूमि पे थी। इसके अलावा खाप में बच्चों ओमपुरी ने अभिनय किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें खाप के अलावा गुड्डू रंगीला, इसके अलावा बच्चों मटरू की बिजली का मंडोला, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, तो NH10 है, खाप है, इसके अलावा गुड्डू रंगीला, मेरे डैड की मारुति बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो आप भी कमेंट करके बता दीजिए, बहुत फेमस फिल्में जिनके जो हैं क्या आए हैं बच्चों, क्वेश्चन आए हैं। सुल्तान जो है इसमें किसने अभिनय किया था बच्चों? आपको ध्यान होगा सलमान खान ने। तो यह फिल्म भी हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इसके अलावा दंगल, आपको ध्यान होगी बच्चों दंगल, ठीक है, जो फोगाट बहनों पर आधारित थी बच्चों फिल्म। इसमें किसने अभिनय किया था? आमिर खान ने। यह क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। आमिर खान ने किसका अभिनय किया था? तो जो फोगाट बहनें हैं उनके कोच, उनके पिता महावीर सिंह फोगाट जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनका अभिनय दंगल में आमिर खान ने किया था बच्चों। इसके अलावा लाल रंग, बच्चों लाल रंग जो है इसमें अभिनय किया था जो हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, बॉलीवुड में जो एक स्थापित कलाकार हैं आज, रणदीप सिंह हुड्डा। किसने? रणदीप सिंह हुड्डा। कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से, रोहतक के जसिया गांव से संबंध रखते हैं बच्चों, रोहतक के जसिया गांव से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने अभिनय किया था लाल रंग में। तो बच्चों NH10, खाप, गुड्डू रंगीला, मटरू की बिजली का मंडोला, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मेरे डैड की मारुति, सुल्तान, दंगल, लाल रंग, ये हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी हुई कुछ फिल्में हैं बच्चों। इसके अलावा सांझी की मैं बात करना चाहूंगा बच्चों। सांझी आपको ध्यान होगा
हम पढ़ते हैं 1984 में रिलीज हुई थी हरियाणवी फिल्म के नाम से। 1984 में 15 सितंबर 1984 को रिलीज हुई थी बच्चों, सांझी। ठीक है, एक्चुअल में हरियाणवी फिल्म नहीं थी, एक हिंदी फिल्म थी। एक्चुअल में क्या थी, हिंदी फिल्म थी बच्चों, और इसमें आंशिक डायलॉग हरियाणवी के थे, लेकिन यह हरियाणवी पृष्ठभूमि पे बनी थी। किस पे बनी थी, हरियाणवी पृष्ठभूमि पे। और इसमें अभिनय किया था सुमित्रा हुड्डा। सुमित्रा हुड्डा के नाम से आप परिचित हो गए बच्चों, सुमित्रा हुड्डा। सुमित्रा हुड्डा जो है वो हरियाणा की पहली नायिका कहलाती, हरियाणवी फिल्मों की पहली नायिका। आपको ध्यान होगा हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, पहली हरियाणवी सफल फिल्म बहुरानी। तो बहुरानी जो है उसमें अभिनय मुख्य नायिका के रूप में कौन थी, सुमित्रा हुड्डा। ठीक है बच्चों, बॉलीवुड की जो प्रसिद्ध आज की अगर हम बात करें अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, भूमि पेडनेकर इन्हीं की पुत्री है सुमित्रा हुड्डा की, रोहतक से संबंध रखती हैं सुमित्रा हुड्डा। तो हरियाणवी फिल्मों की पहली जो अगर हम बात करें नेत्री, पहली नायिका जो है वो सुमित्रा हुड्डा कहलाती है, रोहतक से संबंध रखती हैं। बहुरानी जो हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी उसमें मुख्य नायिका कौन थी, सुमित्रा हुड्डा थी। ठीक है, तो सांझी जो फिल्म थी बच्चों, इसमें ओमपुरी ने भी अभिनय किया था। ओमपुरी के अलावा गोगा कपूर, सदाशिव अमरापुरकर जो बॉलीवुड के प्रमुख कलाकार थे, सदाशिव अमरापुरकर जिसको कालिया नाग के नाम से जानते हो, और गोगा कपूर, इन प्रसिद्ध कलाकारों ने इसमें अभिनय किया था बच्चों। ठीक है, तो ये एक हिंदी फिल्म थी, लेकिन हरियाणा में ये हरियाणवी फिल्म के नाम से प्रदर्शित हुई थी। हरियाणा में हरियाणवी फिल्म के नाम से प्रदर्शित हुई थी बच्चों, और मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई थी। ये मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई थी। अगर कहते हैं बच्चों ये प्योर हरियाणवी होती, वैसे क्या थी, हिंदी फिल्म, आंशिक डायलॉग जो है हरियाणवी के थे बच्चों, लेकिन हरियाणा में किस नाम से, हरियाणवी फिल्म के नाम से प्रदर्शित की गई थी, और मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई पहली फिल्म थी हरियाणा की। ठीक है, कहते अगर प्योर हरियाणवी होती तो आज तक की सबसे क्लासिक फिल्म होती, प्योर हरियाणवी होती तो आज तक की सबसे क्लासिक फिल्म होती बच्चों। और इसी से सुमित्रा हुड्डा ने जो है वो फिल्मों के निर्माण कार्य शुरू किया था। पहली हरियाणवी निर्मात्री भी इनको माना जाता है जिन्होंने हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। पहली हरियाणवी जो निर्मात्री है सुमित्रा हुड्डा, जो भूमि पेडनेकर बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं वो इन्हीं की पुत्री हैं बच्चों। ठीक है, तो हाल ही में हरियाणवी पृष्ठभूमि में कौन से बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है, तो अनफेयर एंड लवली। कौन सी, अनफेयर एंड लवली। और इसमें मेन भूमिका में होंगे बच्चों हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार, जो बॉलीवुड के स्थापित कलाकार हैं, जो रणदीप सिंह हुड्डा। कहां से, रोहतक के जसिया गांव से। ठीक है बच्चों, हाल के दिनों में गोरी और सांवली त्वचा को लेकर दुनिया भर में मचे हो हुल्ले के बीच एक हिंदी कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है। हाल ही में पूरी दुनिया में गोरी त्वचा और सांवली त्वचा को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है, उसके बीच एक हिंदी कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है। हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म अनफेयर एंड लवली में रणदीप हुड्डा की जोड़ी इलियाना डिक्रूज के साथ बनी है। फिल्म निर्माता कंपनी सोनी पिक्चर्स इसको बनाएगी। इन्होंने इसका आधिकारिक ऐलान किया है। निर्देशक होंगे इसके बलविंदर सिंह जंजुआ। वो कहते हैं यह फिल्म रोजमर्रा के जीवन की टिप्पणियों पर आधारित एक कहानी है जो दुनिया को प्रफुल्लित करने वाली वास्तविकता दर्शाती है। और इलियाना डिक्रूज के मुताबिक लवली का किरदार निभाना एक अनूठा अनुभव होगा। इस किरदार से लोग खुद को जोड़ पाएंगे। इसके अलावा बच्चों एक दो चर्चा मैं और करना चाहता हूं। बच्चों पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा खिलाड़ी है जिसे किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर बनाया गया है। कौन सा खिलाड़ी है बच्चों जिसे किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो वाइस चांसलर जो है वीसी बनाया गया है। तो कौन सा खिलाड़ी है, तो वह कपिल देव। पहला खिलाड़ी जिसे किसी यूनिवर्सिटी का वीसी जो है बनाया गया कौन है, कपिल देव। किस यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई, जो पहले स्पोर्ट्स स्कूल होता था बच्चों, राई स्पोर्ट्स स्कूल,
अब उसको सोनीपत में, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी में। तो कपिल देव जो जिसे हरियाणा हरिकेन कहते हैं, हरियाणा का तूफान जो कहलाते हैं, उपनाम हरियाणा हरिकेन। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल किनकी रचना है, कपिल देव की, ठीक है। तो इनके जीवन पे भी बायोपिक बन रही है भाई बच्चों, क्या बन रही है, बायोपिक, ठीक है। 83 के नाम से, 83 जो वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम में, उस टाइम कप्तान कौन थे, कपिल देव। तो 83 जो नाम से बायोपिक कपिल देव के जीवन पर बन रही है, जिसमें रणवीर सिंह जो है मेन भूमिका में है, रणवीर सिंह। इसके अलावा कैप्टन हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह आपको ध्यान होगा बच्चों, जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है उसके सह संस्थापक जो हैं जगदीश सिंह के साथ इन्होंने स्थापना की थी, कैप्टन हवा सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की। तो इनके जीवन पर बायोपिक जो बनाई जा रही है, ठीक है। सूरज पंचौली शायद इनका अभिनय करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हरियाणवी जो हमारे मेन हीरो हैं खेल के, कपिल देव, कैप्टन हवा सिंह, किस खेल से संबंधित थे, बॉक्सिंग से, ये किससे थे, क्रिकेट से। तो इनकी बायोपिक जो है वो बन रही है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों अपनी तैयारी फिर कहता हूं जबरदस्त रखिए, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है एचएसएससी की तरफ से, किसी प्रकार की ढिलाई मत बरतिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। और अब जल्दी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि सरकार ने जो है वो रोटेशन प्रणाली पे स्टूडेंट्स को जो है कोचिंग सेंटर्स में आने की अनुमति दे दी है। तो फिर भी बच्चों जो बच्चा नहीं आ सकता ऑफलाइन में, उसको मैं यही कहूंगा अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बच के रहे। अगर बाहर निकलना ही पड़ता तो बच्चों मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क ही आपकी वैक्सीन है, ठीक है। तो बच्चों लगातार बने रहिए हमारे साथ, अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।